पर्याप्त स्पिरिट गैदरिंग पल्स तैयार करने के बाद अर्जुन देव ने उनके साथ लड़ने के लिए एक अवर ग्रेड मार्शल सेज ब्लेड्समैन प्रकार की लड़ाकू कठपुतली को सक्रिय किया। ह्यूमनॉइड कॉम्बैट कठपुतली में वो सब कुछ था जो एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि समझ सकता था। स्वर्गीय ऋषि कानून, स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक, आंदोलन तकनीक, आभा और बाकी सब कुछ। यहां तक कि इसमें एक निश्चित स्तर की बुद्धि भी थी। जैसा कि दूसरे पक्ष को दर्द महसूस नहीं हुआ, अर्जुन देव के पास एक सच्चे अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की तुलना में इससे निपटने में बहुत कठिन समय होगा। 6 घंटे बाद अर्जुन देव ज़ेन युआन से बाहर भाग गया। वो युद्ध कक्ष से बाहर निकला और दरवाजे के सामने डिब्बे से पवित्र वसंत आत्मा दूध निकाला। एक बूंद पीकर उसका सर्वोत्कृष्ट सार तुरंत अपनी चरम स्थिति में आ गया और उसने एक बार फिर से चार्ज किया। जब तक अर्जुन देव 5 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि लड़ाकू कठपुतलियों से निपट पाते, तब तक वह पहले ही सभी पवित्र वसंत आध्यात्मिक दूध को समाप्त कर चुके थे। लगातार 3 दिनों की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई के बाद अर्जुन देव ने कृपाण तकनीकों में बहुत सारी अंतर्दृष्टि और लाभ प्राप्त किए थे। इसलिए उन्होंने इन जानकारियों को पचाने के लिए एक और दिन बिताया। इन 7 दिनों के दौरान हेवन सीरीज के प्रशिक्षण शिविर में अर्जुन देव की कड़वी साधना आधे साल के बाहर रहने के बराबर थी। इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां थी जो बाहरी दुनिया नहीं बना सकती थी। वास्तव में हेवन सीरीज प्रशिक्षण शिविर के कई फायदे हैं। काश मैं यहां आधे साल तक खेती कर पाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये मेरे लिए चरम अर्धऋषि तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। अर्जुन देव ने कुछ लालच से कहा। 1 महीना बहुत छोटा था। बड़े भाई अर्जुन देव प्रशिक्षण कक्ष के आंगन के बाहर से कुछ दूर की चीख आई। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और कॉम्बैट रूम से बाहर चले गए। कुछ चमक के साथ वो आंगन से बाहर उड़ गया। जब अर्जुन देव को पता चला कि जो व्यक्ति आया था वो बसंत है, जिससे वो एक बार स्वर्गीय युद्ध महल के बाहर मिला था, तो वो बसंत को वरिष्ठ भाई कहते हुए सुनकर बहुत असहज महसूस किया। बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने वरिष्ठ भाई अर्जुन देव की कड़वी खेती को बाधित किया है। अगर ऐसा है तो ये बशांत माफी मांगता है। अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बशांत भाई, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अर्जुन देव कहो। मैंने पहले ही सभी पवित्र स्प्रिंग स्पिरिचुअल मिल्क और डीप सी कॉमारिन ग्रास का उपयोग कर लिया है। संयोग से मैं और अधिक इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने वाला था। जब बसंत ने देखा कि अर्जुन देव इतने कम महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने कोई हवा नहीं लगाई है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। पैलेस मास्टर लोगों को ब्लैक वाटर स्टार में लाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मुझे ये पूछने का निर्देश दिया कि क्या आप जाने में रुचि रखते हैं। अर्जुन देव को अचानक याद आया कि यह अब कुनलुन महाद्वीप नहीं, बल्कि तारों वाला स्वर्ग था। मुझे खुशी होगी। अर्जुन देव लंबे समय से तारों वाले स्वर्ग का इंतजार कर रहे थे। अब जब उसे इसका अनुभव करने का मौका मिला, तो स्वाभाविक रूप से वो इसे जाने नहीं देगा। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि वह हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में अपने समय में देरी कर रहा था। जब बसंत ने अर्जुन देव का सीधा जवाब सुना तो वो कुछ हैरान रह गए। आखिरकार हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष का लाभ यह था कि जिन लोगों को प्रवेश करने का अवसर मिला था, वे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाई बशांत, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे तारों वाले स्वर्ग के बारे में और बता सकते हैं। मैं हमेशा उनके बारे में उत्सुक रहा हूं। यह सुनने के बाद बसंत ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंचे बिना तारों वाले स्वर्ग में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ये अभी भी बहुत कठिन है। केवल ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ही अकेले जीवित रह सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि वे बहुत लंबे समय तक अकेले नहीं रह सकते। केवल वे ही जो कम से कम ब्लू रोब सम्राट है,
तारों वाले स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं और हर जगह खतरों का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता। भाई अर्जुन देव, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बस पूछे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन देव ने अपना पहला प्रश्न पूछने से पहले कुछ देर सोचा। ये तारा हम कुनलुन महाद्वीप से कितनी दूर खड़े हैं? मुझे पता है कि बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस हाउटियन स्टार पर खड़े हैं वो वास्तव में कुनलुन महाद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है। हमें बस आकाश की बाधा को तोड़कर 5000 किलोमीटर की यात्रा करने की जरूरत है। सितारों में स्थापित किए जा सकने वाले अधिकांश आधार इस सीमा के भीतर है। यदि यह बहुत दूर है तो सम्राट रुद्र भी इसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 5000 किलोमीटर बहुत दूर लग रहा था। हालांकि असीम तारों वाले स्वर्ग के संदर्भ में यह वास्तव में बहुत करीब था। हालांकि आकाश की बाधा को तोड़ना बेहद मुश्किल था। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज की खेती के बिना कोई भी आकाश की बाधा को बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे का तारा वो होना चाहिए जहां हाउटियन संप्रदाय के पिछले सम्राट रुद्र ने बहुत प्रयास किया था और मुख्य संप्रदाय के लिए एक अंतरिक्ष समय सुरंग खोलने के लिए कई आकस्मिक मुठभेड़ों का सामना किया था। अन्यथा इस तारे पर कई मार्शल संतों की ताकत को देखते हुए वे आकाश की बाधा को तोड़कर यहां अकेले नहीं आ पाते। सवाल जवाब के इस आदान प्रदान के माध्यम से अर्जुन देव ने कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त की जो उन्हें पहले नहीं पता थी। उदाहरण के लिए आकाश की बाधा, जो पूरे कुनलुन महाद्वीप को कवर करती थी, केवल कुनलुन महाद्वीप में मौजूद थी। अन्य सितारों में से किसी के पास इतनी शक्तिशाली, विशाल और प्रतीत होने वाली असीम बाधा नहीं थी। इसके अलावा इस तरह के अवरोध में एस्ट्रल बीस्ट के खिलाफ और भी मजबूत बचाव था। यहां तक कि सूक्ष्म जानवर, जो सम्राट रुद्र के रूप में मजबूत थे, आकाश की बाधा को तोड़ नहीं सकते थे। आकाश की बाधा की सुरक्षा के कारण कुनलुन क्षेत्र सूक्ष्म जानवरों के आक्रमण से मुक्त था। अन्यथा ये राक्षसी आपदा से भी अधिक गंभीर आपदा होगी। हालांकि बसंत को कुछ गूढ़ बातों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्वर्गीय युद्ध पैलेस के शिष्यों को शायद ही कभी हाउटियन स्टार छोड़ने का मौका मिला। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज हर बार उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें अपने दम पर जाने से रोकेंगे। जैसे ही दोनों ने बात की, वे सभास्थल स्वर्गीय युद्ध महल के ड्रिल ग्राउंड पर पहुंचे। पिछले सच्चे उत्तराधिकारियों में से कई वहां थे। शिष्यों को उनकी साधना में महत्वपूर्ण मोड़ पर या जो लोग व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए थे, उनके अलावा उनमें से अधिकांश यहां थे। आखिरकार यदि कोई भाग्यशाली था तो वो अन्य अज्ञात सितारों में महान आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ये अमर युग के संप्रदाय अवशेष, एक रहस्यमय बिजलीघर की गुफा, दुर्लभ अयस्क या अद्भुत वस्तुएं हो सकती हैं। बेशक इसकी संभावना बहुत कम थी, केवल संभावना का एक टुकड़ा था। यदि वास्तव में महान आकस्मिक मुठभेड़ होती तो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज और ब्लू रोब सम्राट ने उन्हें बहुत पहले ही ढूंढ लिया होता। अर्जुन देव केवल यह देख सकते थे कि क्या वह नेट के माध्यम से फिसलने वाले कुछ को पा सकते हैं। जब अर्जुन देव ड्रिल ग्राउंड में प्रकट हुए तो उन्होंने तुरंत कई निगाहों को महसूस किया। यह विशेष रूप से जयेश के लिए था, जो बेहद हैरान लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस साथी ने हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में खेती करना छोड़ दिया और उत्साह में शामिल होने के लिए यहां आया। अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष के लाभों का अनुभव करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जयेश लंबे समय तक वहां रहे थे और इसके लाभों से बहुत परिचित थे। जब हेवनली बैटल पैलेस के 2 वाइस पैलेस मास्टर्स ने अर्जुन देव को आते देखा तो उन्होंने खुद को सिर हिलाया। फिर उन्होंने इस यात्रा पर ध्यान देने के लिए कुछ बातें समझाना शुरू कर दिया। इस बार हम जिस ब्लैक वाटर स्टार पर जा रहे हैं वो उन सितारों से थोड़ा अलग है जहां हम पहले गए हैं। स्तर 4 से ऊपर के सभी विदेशी जानवरों को उप संप्रदाय के नेता द्वारा मार दिया गया है,
लेकिन स्तर 4 से नीचे के विदेशी जानवर अभी भी आसपास हैं। इसलिए हमें अपने से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्लैक वाटर स्टार पर कुछ रैंक 3 स्पिरिट वेंस को वश में करना है। साथ ही हम आपको युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ कमजोर एस्ट्रल बीस्ट से लड़ने दे सकते हैं। बेशक, यदि आप अनुभवात्मक प्रशिक्षण के दौरान कोई चमत्कारिक वस्तु प्राप्त करते हैं, तो वे आपकी निजी संपत्ति होंगी। संप्रदाय उन्हें वश में करने की परवाह नहीं करेगा। 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज वाइस पैलेस मास्टर्स ने एक के बाद एक बात की, ध्यान से ध्यान देने योग्य चीजों को समझाया। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने तारों से भरे आकाश में इस तरह के रोमांच का अनुभव किया था। उसने बहुत गंभीरता से सुना, एक भी शब्द नहीं चूका। अचानक ऊपर से तत्काल सीटी की आवाजें आई। एक बड़ी छाया जमीन पर गिर गई। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक किंग ग्रेड युद्धपोत उड़ रहा है। 2 वाइस पैलेस मास्टर्स जानते थे कि यह प्रस्थान करने का समय है, इसलिए उन्होंने किसी को बुलाया और उस व्यक्ति को तारों वाले आकाश में जाने की तैयारी कर रहे प्रत्येक शिष्य को हाउटियन शब्द के साथ एक बैंगनी जेड लटकन सौंपने के लिए कहा। अर्जुन देव ने बसंत से पूछा, जो उनके बगल में थे, इस जेड पेंडेंट के कार्य के बारे में। किंग ग्रेड युद्धपोत का अपना सुरक्षात्मक अवरोध था। इस जेड पेंडेंट के साथ कोई भी बाधा के माध्यम से गुजर सकता है। जेड पेंडेंट को मां और बेटे में विभाजित किया गया था। पैलेस मास्टर और वाइस पैलेस मास्टर्स बेटे जेड के साथ शिष्य का पता लगाने के लिए मदर जेड का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई किसी अप्रत्याशित खतरे में भाग जाता है, तो वे मदर जेड से मदद मांगने के लिए बेटे जेड को सक्रिय कर सकते हैं। उसी समय जेड पेंडेंट से जुड़ा एक स्टार मैप था। उस पर साधारण निशान थे। हाउटियन के आसपास के तारे जहां कुनलुन क्षेत्र के गुट तैनात थे। यदि कोई अपना रास्ता खो देता है, तो उसे उतरने के लिए कुनलुन दायरे के गुट वाला एक तारा मिल सकता है। अन्यथा एक उजाड़ परित्यक्त तारे पर जीवित रहने से मृत्यु होने की सबसे अधिक संभावना होगी। बेशक, देवलोक डोमेन गुट या ह्यूमन मोनार्क स्टार के साथ एक स्टार ढूंढना सबसे अच्छा होगा जहां बुशिन पैलेस था। अन्यथा यदि कोई दूसरी जाति के सितारे के पास जाता है, तो यह उतना ही खतरनाक होता, शायद इससे भी ज्यादा। तारों वाले स्वर्ग में हर जगह खतरा मंडरा रहा था। यह स्पष्ट था कि हाउटियन संप्रदाय ने शिष्यों के इस समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। अपने जेड पेंडेंट पहने और युद्धपोत पर चढ़े। सनसनाहट। वाइस पैलेस मास्टर के बोलने के ठीक बाद ड्रिल ग्राउंड पर कई शिष्य तुरंत छलांग लगा दिए और किंग ग्रेड युद्धपोत के सुरक्षात्मक अवरोध से गुजरे, एक के बाद एक डेक पर उतरे। अर्जुन देव ने लापरवाही से इस किंग ग्रेड युद्धपोत को आकार दिया। यह लगभग 300 मीटर लंबा और 30 मीटर लंबा था। इसका पूरा शरीर पिच ब्लैक था और इसका पतवार यम ब्लैक गोल्ड से बना था, जो तारों वाले स्वर्ग में पाया जाने वाला एक दुर्लभ अयस्क था। हाउटियन संप्रदाय का बैंगनी बैनर युद्धपोत के धनुष पर लटका हुआ था, जिसके दोनों तरफ हाउटियन शब्द लिखा हुआ था। उच्च रैंक वाली प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपें डेक और युद्धपोत के आसपास लगाई गई थी। उच्च रैंक वाली प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों की ताकत बहुत मजबूत थी, जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की पूर्ण शक्ति हड़ताल से कमजोर नहीं थी। 100 तोपों के एक साथ फायरिंग के साथ वे तुरंत एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को मार सकते थे। यहां तक कि युद्धपोत के सामने एक उत्परिवर्तित जानवर के मुंह में छिपी एक ऋषि ग्रेड प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोप भी थी, कुछ ऐसा जो ब्लू रोब्ड सम्राट की तरह एक मजबूत अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था। अर्जुन देव युद्धपोत के सुरक्षा कवच पर अत्यंत जटिल और रहस्यमय ताबीज लिपियों को भी अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, जो अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जब अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी आंखों में डाला, तभी वो प्रकाश के टिमटिमाते सुनहरे धब्बे देख सकते थे। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ये किंग ग्रेड का युद्धपोत उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। जैसे ही अर्जुन देव ने ये सोचा, युद्धपोत का धनुष थोड़ा ऊपर झुक गया।
स्टर्न से 4 निकास पाइप निकले और लाल लपटें क्रूरता से बाहर निकली। युद्धपोत मच 2 पर चला गया, आकाश की ओर बढ़ रहा था। फिर ये लगातार तेज हो गया जब तक कि ये इस तारे को छोड़कर मैक 10 तक नहीं पहुंच गया। एक निश्चित क्षण में अर्जुन देव ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया। उसका शरीर अनजाने में ऊपर तैर रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह तारों वाले स्वर्ग में आ गया है। हालांकि ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने इस तरह का अनुभव किया था, लेकिन वह घबराए नहीं। उसने अपना सर्वोत्कृष्टता प्रसारित किया और वापस जमीन पर उतर गया। अन्य शिष्य अर्जुन देव को खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। वे सभी चौंक गए। कुछ देर तक धनुष पर चलने के बाद अर्जुन देव को जल्दी ही गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति की आदत हो गई। इसके अलावा उन्होंने पाया कि इस दुनिया का तारों वाला आकाश उनकी पिछली दुनिया के तारों वाले आकाश से कुछ अलग था। जब अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और अपने आसपास की ओर देखा, तो उन्होंने असीम तारों से भरा आकाश देखा। असीम तारों वाले आकाश का दृश्य प्रभाव जमीन पर होने की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। ये पहली बार नहीं था जब धनुष पर सवार अन्य शिष्यों ने ऐसा दृश्य देखा था। हालांकि उनके दिलों में सदमा अर्जुन देव से कम नहीं था, क्योंकि वे अपने आसपास को घूर रहे थे। बाहरी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण नहीं था। उल्कापिंड समय समय पर युद्धपोत की ओर उड़ते रहते थे। युद्धपोत के चारों ओर उन्नत मैजिक तोपों ने बाहरी अंतरिक्ष में आने के बाद से गोलीबारी बंद नहीं की थी। तारों वाले आकाश में प्रकाश की देदीप्यमान किरणें खिल गई, जिससे आने वाले क्षुद्र ग्रहों को चकनाचूर कर दिया गया। अन्यथा अगर वे इतनी भयानक गति से बैरियर से टकरा गए तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। अर्जुन देव ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर जेड पेंडेंट के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने याद किया कि जेड पेंडेंट में पास के तारों वाले आकाश का नक्शा था। जिज्ञासु महसूस करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक भावना में भेजा। अर्जुन देव के सामने एक त्रिआयामी तारा चार्ट तुरंत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि युद्धपोत और उसके आसपास के लोग गायब हो गए हैं। उसे लगा जैसे वह बाहरी अंतरिक्ष में अकेला खड़ा है। स्टार चार्ट पर सितारों को विभिन्न रंगों से चिन्हित किया गया था। नीले सितारों ने संकेत दिया कि कुनलुन क्षेत्र के अन्य गुट वहां तैनात थे। विभिन्न रंगों के अन्य रंगों ने सितारों के खतरे के स्तर का संकेत दिया। स्टार चार्ट पर सितारे तय नहीं थे। वे हर पल तेज गति से आगे बढ़ते थे, एक बहुत ही अद्भुत एहसास देते थे। जैसे जैसे अर्जुन देव की निगाहें आगे बढ़ती थी, तारा चार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता था। जब वह बारीकी से देखता था तो छोटे तारे बड़े हो जाते थे। हालांकि ये तारा चार्ट स्पष्ट रूप से सिर्फ एक साधारण महाद्वीप था। चिन्हित तारों वाला आकाश विशेष रूप से विशाल नहीं था और कई चीजें बल्कि कच्ची थी। नवीनता गायब होने के बाद अर्जुन देव को लगा कि यह अब दिलचस्प नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया, उन्होंने अपनी परिधीय दृष्टि से दूरी में देखा। लाल रंग की लपटों से जलती हुई रोशनी के 10 गुच्छे तेजी से युद्धपोत की ओर उड़ गए। अंधेरे तारों वाले आकाश में लाल रंग की लपटें बहुत चकाचौंध लग रही थी। ये एक लॉक क्रिस्टल रॉक है। युद्धपोत के धनुष पर कई शिष्य उत्साह से चिल्लाए। इस वस्तु को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। युद्धपोत के धनुष की रखवाली करने वाले 2 वाइस पैलेस मास्टर्स भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। फिर वे मुस्कुराए और कहा, यह वास्तव में एक फ्लेम क्रिस्टल रॉक है। अप्रत्याशित रूप से हम बहुत भाग्यशाली हैं। जब हम बाद में आए तो अपना कदम उठाएं। हालांकि याद रखें कि युद्धपोत से बहुत दूर न भटके। हालांकि अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उनकी आध्यात्मिक भावना 2 वाइस पैलेस मास्टर्स की मानसिक ऊर्जा से कहीं आगे देख सकती थी।
वो एक अंधेरे और उदास अभिव्यक्ति वाले एक युवक को लाल रंग की लपटों से जलते हुए प्रकाश के 10 विषम गुच्छों के पीछे एक काले सिंहासन पर बैठे देख सकता था। सिंहासन के नीचे घुप काले बादलों का झुरमुट था। काले चेहरे वाले आदमी ने सामने प्रकाश के लाल रंग के गुच्छों का पीछा करते हुए सिंहासन को तेजी से आगे बढ़ाया। पूरे सिंहासन ने एक घातक आभा दी। अर्जुन देव को अपनापन का एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी चेतना के समुद्र में लाल रंग का सिंहासन बेचैनी से कांपने लगा। फ्लेम क्रिस्टल रॉक को अवशोषित करने के बाद एक कल्टिवेटर के पास आग की स्थिति को समझने की उच्च संभावना होगी। आग की स्थिति वाले एक कृषक द्वारा फ्लेम क्रिस्टल रॉक को अवशोषित करने के बाद उनके राज्य की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। कुछ उच्च गुणवत्ता वाली फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स को अवशोषित करने के बाद वसीयत को सीधे समझना भी संभव था। बेशक ऐसे पीक ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स अत्यंत दुर्लभ थे। इसके अलावा वे शहरों के लायक थे। बहुत कम लोगों ने उन्हें खोजा। स्पष्ट रूप से किंग ग्रेड युद्धपोत की ओर उड़ने वाली फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स में से किसी में भी पीक ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स नहीं थे। अन्यथा 2 वाइस पैलेस मास्टर्स खुद को वापस नहीं रोक पाते। हालांकि उनके मूल्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा उनमें से कई थे। एक छोटा सा भाग्य बनाने के लिए सिर्फ एक ही काफी होगा। प्रकाश के लाल रंग के गुच्छे तेजी से अलग हो गए। केवल नग्न आंखों से कोई भी आग की लपटों के भीतर लाल क्रिस्टल देख सकता था। सनसनाहट, सनसनाहट। कई आकृतियां हवा में उड़ गई, प्रकाश के लाल रंग के गुच्छों की ओर उड़ गई। दोनों वाइस पैलेस मास्टर्स ने अचल अर्जुन देव की ओर देखा। फिर बाई ओर के बूढ़े ने कहा, अर्जुन देव, जाओ और इसके लिए भी लड़ो। जब तक आप युद्धपोत से बहुत दूर नहीं भटकते हैं, तब तक आपको 4 घंटे तक सुरक्षित रहना चाहिए। तारों वाले स्वर्ग में कोई हवा नहीं है। पहले तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स के लिए लड़ने से पहले आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। दाईं ओर के व्यक्ति ने कुछ सलाह दी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन फूट फूट कर मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से वो फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स के लिए लड़ना चाहता था। यहां तक कि अगर वो उनका उपयोग नहीं कर सकता था, तब भी वो उन्हें सूक्ष्म सिक्कों की एक बड़ी राशि के लिए विनिमय कर सकता था। हालांकि जिस सिंहासन का रहस्यमय आदमी दूर से पीछा कर रहा था, वो स्पष्ट रूप से दुष्ट सम्राट सिंहासन का मृत्यु सिंहासन था। यह उसी स्रोत से आया था जो अर्जुन देव के नरसंहार सिंहासन से आया था। अभिमा ने एक बार कहा था कि दुष्ट सम्राट सिंहासन को 7 भागों में विभाजित किया गया था। उनमें से प्रत्येक एक उच्च रैंक वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक कोई दूसरे पक्ष के सिंहासन को छीन सकता है और विलय कर सकता है, तब तक वे एक और उच्च रैंक वाला राज्य हासिल करने में सक्षम होंगे। हवा, पानी, अग्नि, गड़गड़ाहट और पृथ्वी की ऊर्जा अवस्थाओं के अलावा नरसंहार, विनाश, अमरता, बर्बादी, मृत्यु, निराशा, अंधेरे और अन्य उच्च रैंक वाले राज्यों को समझना और भी कठिन था। प्रत्येक अतिरिक्त अवस्था के साथ एक कृषक की ताकत छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। अगर उस रहस्यमय आदमी को पता चलता कि अर्जुन देव के पास नरसंहार सिंहासन है, तो वो निश्चित रूप से किसी और चीज की परवाह किए बिना चार्ज करेगा। जहां तक इस अफवाह का सवाल है कि 7 सिंहासनों के विलय के बाद दुष्ट सम्राट का पुनर्जन्म हुआ था, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन देव, चिंता मत करो, आप अंततः ये कदम उठाएंगे। अब इससे खुद को परिचित करना अच्छा है। दोनों वाइस पैलेस मास्टर्स अर्जुन देव को सांत्वना देते रहे। उन्होंने सोचा कि अर्जुन देव तारों वाले स्वर्ग के अपरिचित वातावरण के बारे में चिंतित थे और बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन देव की कड़वी मुस्कान एक विरोधाभासी मुस्कान में बदल गई। उसके पास अब बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी चेतना के समुद्र में नियंत्रित किया और बेचैन लाल रंग के सिंहासन को परतों में लपेट दिया। अर्जुन देव अपनी जेब में जेड रिंग रखने के सिद्धांत को समझते थे।
उसने इस समय लाल रंग के सिंहासन का उपयोग नहीं किया था क्योंकि वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। एक बार जब ये उजागर हो गया और कुछ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हो गया, तो ये एक बड़ा छिपा हुआ खतरा होगा। एक हल्के धक्का के साथ अर्जुन देव तुरंत युद्धपोत के सुरक्षात्मक अवरोध को पार कर गए और असीम तारों वाले स्वर्ग में पहुंचे। जैसे ही वह बैरियर से बाहर निकला, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव कम हो गया है। उसकी गति अपने आप 20% बढ़ गई। तारों वाले स्वर्ग में हवा की बाधा के बिना कोई भी कुनलुन महाद्वीप की तुलना में बहुत तेज होगा। कुनलुन क्षेत्र में गति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद कोई अड़चन से टकराएगा। शून्य में प्रवेश करके ही व्यक्ति अपनी गति बढ़ा सकता है। हालांकि कुनलुन क्षेत्र के शून्य को फाड़ना कुछ ऐसा था जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि भी नहीं कर सकते थे। अपने परिवेश के अनुकूल होने के बाद अर्जुन देव ने अपनी सांस रोक ली और अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। फिर उसने अपने सामने की स्थिति को देखा। जयेश ने बढ़त बना ली। तारों वाले स्वर्ग में उल्काओं को चकमा देते हुए बाकी सभी से आगे निकल गया। वो लाल रंग की लपटों के 10 गुच्छों के सबसे करीब था। उसकी आंखें उत्साह से भर गई। अभिमा, मैंने सिंहासन को कई परतों में लपेटने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। उस आदमी को इसे खोजने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको अभी भी खोजा जा सकता है, तो परिणाम वही होगा चाहे आप युद्धपोत छोड़े या नहीं। इस बातचीत ने अर्जुन देव को आराम करने की अनुमति दी। जहां तक फ्लेम क्रिस्टल स्टोन्स की बात है, वे कुछ ऐसा नहीं थे जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। अगर वो उनके लिए लड़ सकता है, तो वो लड़ेगा। अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, लोगों के एक बड़े समूह को पछाड़ते हुए और जयेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ गया। हाँ, मैं जमीन पर तुमसे हार सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तारों वाले स्वर्ग में मुझे हराना असंभव है, जयेश ने अर्जुन देव से कहा। जयेश ने अपने बगल में मौजूद अर्जुन देव से कहा। फिर उन्होंने अर्जुन देव को बहुत पीछे छोड़ते हुए फिर से अपनी गति बढ़ा दी। जयेश की मजाकिया बातें सुनकर अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उसे नजरअंदाज कर दिया। वो स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। अच्छा, पहला फ्लेम क्रिस्टल स्टोन मेरा है, जयेश ने खुशी के भाव प्रकट किए। फिर उसकी आकृति चली गई, लंबी फ्लेम क्रिस्टल स्टोन्स की ओर बढ़ रही थी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक फ्लेम क्रिस्टल स्टोन को पकड़ना चाहता था। उनकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और एक फ्लेम क्रिस्टल स्टोन ने तुरंत अपना मूल प्रक्षेप वक्र छोड़ दिया और जयेश की ओर उड़ गया। जयेश के चेहरे पर खुशी और गहरी हो गई। वह आगे बढ़ा और फ्लेम क्रिस्टल स्टोन को पकड़ने की कोशिश की। पाव मारना, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप कुछ ऐसा छीन ले जिस पर मैं वांग कर सकते हैं? मेरी निगाहें दूर से अचानक एक क्रूर चीख आई। अचानक जयेश के सामने एक काली शक्ति प्रकट हुई और चाबुक की तरह बह गई। फ्लेम क्रिस्टल स्टोन जो जयेश के हाथ में गिरने वाला था, तुरंत खटखटाया गया। ब्लैक क्विंटेसेंस की ताकत कम नहीं हुई। जयेश की ओर बढ़ना जारी रखा। एक लाश दौड़ की खेती करता। जयेश के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसके हाथ में एक कैंची दिखाई दी और उसने उस काले क्यूई को तितर बितर करने के लिए एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा के आकार का कृपाण क्यूई भेजा। हालांकि काली क्यूई तुरंत गायब नहीं हुई। ये कैंची के चारों ओर लपेटा गया और नीचे की ओर फैल गया। एक दानव की बाह की तरह लग रहा था। यह बेहद अजीब लग रहा था। एक प्रकाश चमक उठा और जयेश ने कैंची से काली क्यूई से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्वोत्कृष्टता प्रसारित की। जयेश ने ऊपर देखा तो उसने काले बादल पर खड़े काले रंग का एक युवक देखा। इस युवक ने अपने हाथ में एक लंबा चाबुक पकड़ा हुआ था जो बहुत बेजान लग रहा था। हालांकि इस युवक की आंखें असाधारण रूप से तेज थी। जब उन्होंने जयेश पर हमला किया तो जयेश को एक अद्वितीय तीक्ष्णता महसूस हुई। ये कॉप्स रेस कल्टिवेटर कहां से आया?
वो बहुत छोटा है और वो पहले से ही एक चोटी आधा ऋषि है। जयेश ने सदमे में मन ही मन सोचा। अर्जुन देव, जो दौड़कर आए थे, ने लापरवाही से फ्लेम क्रिस्टल रॉक को उठाया, जिसे खटखटाया गया था। लाल रंग की लौ गायब हो गई। अर्जुन देव के सामने एक संगमरमर के आकार का एक गहरा लाल रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। रंग और आकार के आधार पर वो अनुमान लगा सकता था कि ये फ्लेम क्रिस्टल रॉक घटिया गुणवत्ता का था। उसने जयेश और रहस्यमय कॉर्पस रेस कल्टिवेटर पर नजर डाली, जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे। फिर उसने अपनी टकट की फ्लेम क्रिस्टल रॉक पर स्थानांतरित कर दी, जो उड़ती रही। 10 विषम फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स में निश्चित रूप से औसत से ऊपर की गुणवत्ता वाला एक होगा। हालांकि सिंहासन पर बैठे कश्यप वर्मा भयावह रूप से मुस्कुराए। फिर वो हवा में उड़ गया और उसका फिगर टिमटिमा गया। एक घने बादल पर सवार होकर वो फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स के बड़े समूह के सामने पहुंचा। कश्यप वर्मा हाथ में चाबुक लेकर बाहर निकल गए और एक निडर हवा चली। 10 विषम फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स का प्रक्षेप वक्र पूरी तरह से बाधित हो गया था। फिर कश्यप वर्मा ने फिर से अपना चाबुक घुमाया और 3 या 4 फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स उसके हाथ में उड़ गए। फिर वो पीछा कर रहे जयेश को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया और हवा की ओर इशारा किया। 2 पत्थर के ताबूत हवा में दिखाई दिए, एक आगे और एक पीछे जयेश को रोक रहा था। ताबूतों के दरवाजे खुल गए और एक भयानक लाश क्यूई बाहर निकल गई। भारी पत्थर के कवच पहने 2 भयावह राक्षसी लाशों ने जयेश पर खुद को लॉन्च किया। अर्जुन देव के शरीर में पूर्णिमा की डिस्क उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, जिससे प्रकाश की रेशम जैसी स्क्रीन नीचे आ रही थी। जयेश ने वार्निंग मून कर्व ब्लेड को पकड़ रखा और अपने सामने राक्षसी ज़ोंबी की छाती को जोर से काट दिया। एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। इस कृपाण हमले ने वास्तव में राक्षसी लाश की छाती पर पत्थर के कवच को नहीं तोड़ा। इसने केवल एक उथला निशान छोड़ा और इसे 10 मीटर पीछे गिरा दिया। उसके पीछे राक्षसी ज़ोंबी ने चार्ज करने का मौका लिया। उसकी 5 काली उंगलियां चाकू की तरह तेज थी, जो पूर्णिमा के पहिए के पर्दे में छुरा घोंप रही थी। जयेश को आश्चर्य हुआ कि चांदनी का पर्दा राक्षसी लाश के हमले को रोकने में असमर्थ था। एक काली लाश क्यूई उसकी उंगलियों पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पर्दा खराब हो गया है और राक्षसी ज़ोंबी की उंगलियों से आसानी से छेद दिया गया था। राक्षसी ज़ोंबी ने बेरहमी से हंसते हुए जयेश की पीठ अपनी 5 अंगुलियों से पकड़ ली। इस समय जयेश ने अपने सामने राक्षसी लाश को खदेड़ दिया था। उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। उंगलियों पर लाश की ऊर्जा में मृत्यु की इच्छा हो सकती है और ये उसके लिए एक घातक झटका होगा। जैसे ही राक्षसी लाश आतंक से भर गई, उसके पीछे से एक तेज आवाज आई। एक पैर राक्षसी लाश के सिर पर दबा गया और एक विशाल बल बाहर निकल गया, जिससे राक्षसी लाश कई हजार मीटर उड़ गई। बैंग! एक इंटरस्टेलर उल्कापिंड फुसफुसाया और शैतान की लाश से टकरा गया। उल्कापिंड टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन शैतान की लाश को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये लाश असाधारण रूप से मजबूत है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ये राक्षसी लाश स्काई डोम दायरे में डार्क चर्च द्वारा परिष्कृत राक्षसी लाशों की तुलना में बहुत मजबूत है। बहुत धन्यवाद। अपनी जान बचाने के बाद जयेश ने अर्जुन देव का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया। वो बहुत लापरवाह था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और सामने की ओर इशारा किया। जयेश को अचानक समझ में आ गया, अभी भी एक और राक्षसी लाश थी जिससे उसने निपटा नहीं था। अब उसे धन्यवाद देने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। इस देरी के साथ कश्यप वर्मा नामक प्रतिभाशाली कॉर्पस रेस कल्टिवेटर ने पहले ही 10 फ्लेम क्रिस्टल रॉक्स को छीन लिया था। ये सही नहीं है, उसने उन्हें छीन नहीं लिया। अर्जुन देव के शांत चेहरे पर एक गंभीर भाव चमक उठे, जैसे ही दूसरे पक्ष का चाबुक आखिरी फ्लेम क्रिस्टल रॉक को छीनने वाला था। फ्लेम क्रिस्टल रॉक वास्तव में
मुक्त संघर्ष करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव के पैरों के नीचे से एक चमकदार बिजली की रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को पूरी शक्ति से अंजाम दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और छलांग लगाई, तुरंत 5 किलोमीटर की दूरी पार कर गई। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरी फ्लेम क्रिस्टल रॉक को पकड़ लिया। लाल रंग की लौ गायब हो गई और उसके हाथ में एक गहरे रंग का लाल रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक सुपीरियर ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल रॉक है। ऐसा लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया है। कुछ हाउटियन संप्रदाय के शिष्य जो पहले से ही दौड़ गए थे, लेकिन कश्यप वर्मा के कारण जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें ईर्ष्या हुई। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। हालांकि कश्यप वर्मा नाराज हो गए। एक सुपीरियर ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल रॉक उसके द्वारा एकत्र की गई सभी फ्लेम क्रिस्टल रॉक से अधिक मूल्यवान था। कश्यप वर्मा का चाबुक असीम रूप से फैला हुआ था। एक उग्र विषैले काले सांप की तरह लग रहा था, क्योंकि ये अर्जुन देव पर हमला कर रहा था। अपने बाएं हाथ में फ्लेम क्रिस्टल रॉक को पकड़े हुए अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आने वाले काले चाबुक को देखा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और चाबुक को मजबूती से पकड़ लिया। जब मृत्यु सिंहासन पर बैठे कश्यप वर्मा ने अर्जुन देव को बिना जाने दिए अपना चाबुक पकड़ते देखा, तो वो उनका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। ये सोचने के लिए कि अर्जुन देव एक लाश दौड़ के कल्टिवेटर के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, वो खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। कश्यप वर्मा के स्टील जैसे हाथ पीछे हट गए, अर्जुन देव को खींचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कश्यप वर्मा को लगा कि वह चाबुक के दूसरे छोर पर एक पहाड़ खींच रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी हो गई क्योंकि उसने पूछा, आप इसे खींच नहीं सकते? अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और धीरे से अपने दाहिने हाथ से खींच लिया। हुंश। मृत्यु सिंहासन पर बैठे कश्यप वर्मा ने हवा में उड़ान भरी। वाइटल क्यूई के मामले में अर्जुन देव ने अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। पिछले बैचों के प्रत्यक्ष शिष्य जिन्होंने इस दृश्य को पीछे से देखा, निस्संदेह ठंडी हवा की सांस ली। कुनलुन क्षेत्र के 5 कुलों में लाश कबीला अपने मजबूत भौतिक शरीर के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक कि दानव जाति, जिसने हमेशा अपने शक्तिशाली शरीर का दावा किया था, लाश की दौड़ के सामने थोड़ा हीन था। लाश की दौड़ और भूत जाति दोनों ने कुनलुन की 5 जातियों के बीच मृत्यु के महान दांवों की खेती की, लेकिन उनके विकास की दिशा पूरी तरह से अलग थी। लाश दौड़ ने सभी प्रकार की राक्षसी लाशों और राक्षस लाशों के शोधन के तरीकों का अध्ययन किया। उन्होंने सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्तित्वों की लाशों को परिष्कृत किया, चाहे वो मनुष्यों की लाशें हों, राक्षसों की हों या आत्मिक जानवरों की लाशें हों। वे कुछ भी नहीं छोड़ते थे। वास्तव में वे एक ऐसे क्षेत्र का पीछा करने के लिए खुद पर लाश शोधन तकनीक का भी उपयोग करेंगे जहां वे न तो जीवित थे और न ही मृत थे। अपनी लाशों का उपयोग अपने दांवों को साबित करने और लाश भगवान बनने के लिए करते थे। 5 दौड़ों में से अन्य जातियों द्वारा उनका सबसे कम स्वागत किया गया। ये वही होगा चाहे वो कोई भी हो। एक जाति जो हमेशा किसी की पैतृक कब्रों पर नजर रखती थी, वो किसी को सहज महसूस कैसे कर सकती है? हालांकि भले ही लाश जाति में अन्य जातियों की तरह उतने लोग नहीं थे, फिर भी वे हजारों वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम थे और उनकी विरासत कभी नष्ट नहीं हुई थी। प्राचीन 100 जातियों में से कई मजबूत जातियां इतिहास की लंबी नदी में धुएं की तरह गायब हो गई थी। ऐसा करने में सक्षम होने के कारण लाश की दौड़ का उनके राक्षसी शरीर को तड़का लगाने की खेती तकनीक से बहुत कुछ लेना देना था। हालांकि एक अत्यंत भयानक भौतिक शरीर के साथ लाश की दौड़ के एक चरम अर्धऋषि को अर्जुन देव द्वारा बाहर निकाला गया। कोई कैसे चौंक नहीं सकता था? कश्यप वर्मा ने चौंकाने वाले भाव दिखाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उसे खींच लेगा, जबकि वह विचलित था। हालांकि
कश्यप वर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और निर्णायक रूप से जाने दिया। फिर उन्होंने अर्जुन देव पर ठंडी निगाहों से हमला किया। वो अपने भौतिक शरीर में बहुत आश्वस्त था। एक ही पीढ़ी के काश्तकारों में से कोई भी उसे करीबी लड़ाई में नहीं हरा सकता था। वो पहले ही लापरवाह था। हालांकि कश्यप वर्मा निराश थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह लापरवाह था कि वह भौतिक शरीर की प्रतियोगिता में अर्जुन देव से हार गया था। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि वो वास्तव में अर्जुन देव से हीन था। भौतिक शरीर के संदर्भ में अर्जुन देव के पास रैंक 2 ऋषि शरीर था और उन्होंने कई प्राकृतिक खजानों का उपभोग किया। वाइटल क्यूई के संदर्भ में उसके पास 10 लाख टन से अधिक बल था। बैंड 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 दोनों ने 3 चालों का आदान प्रदान किया। अंत में उनकी मुट्ठियां आपस में भिड़ गई। जैसे ही उनकी मुट्ठियां आपस में टकराई, कश्यप वर्मा को अर्जुन देव ने पीछे धकेल दिया। हालांकि अर्जुन देव को भी लगा कि उनकी उंगलियां थोड़ी सुन्न हो गई हैं। कश्यप वर्मा का शरीर किसी प्रकार की दिव्य धातु की तरह मांस और रक्त से अलग हो गया था। अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, द कॉर्प्स रेस की बॉडी टेम्परिंग तकनीक को कम करके नहीं आंका जा सकता है। हालांकि अर्जुन देव ने यह सोचा था, लेकिन उन्होंने हिलना बंद नहीं किया। उसने लापरवाही से अपने हाथ में काले चाबुक को एक तरफ फेंक दिया और इस व्यक्ति पर हमला करने के लिए थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया। अर्जुन देव लंबे समय से अन्य जातियों के विशेषज्ञों का अनुभव करना चाहते थे। अगर मौका मिलता तो उस डेथ थ्रोन को छीनना कोई बुरा विचार नहीं होता। अर्जुन देव के मुक्के से पीछे हटने के बाद कश्यप वर्मा चौंक गए और गुस्से में आ गए। वह कलाबाजी कर रहा था और वापस मृत्यु सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही कश्यप वर्मा ने अर्जुन देव को अपना पीछा करते हुए देखा, उनके माथे पर काला निशान टिमटिमा गया। सिंहासन के नीचे काले बादल लगातार मंथन करने लगे। मृत्यु सिंहासन पर बैठे कश्यप वर्मा, जो पहले दयनीय स्थिति में थे, अब रात के संप्रभु की तरह लग रहे थे। मौत की एक क्षयकारी आभा फैल गई। कश्यप वर्मा ने बिना किसी जल्दबाजी के पीछा कर रहे अर्जुन देव पर हथेली पर प्रहार किया। सिंहासन से काले धुएं के तार निकले। तंबू की तरह काला धुआं कश्यप वर्मा की हथेली के चारों ओर लिपटा हुआ था और उनकी हथेली तक फैल गया था, जिससे मृत्यु शब्द का निर्माण हुआ। अर्जुन देव ने बहुत तेजी से पीछा किया। कश्यप वर्मा अगर पीछे हटना चाहते भी तो वो पीछे नहीं हट सके। जैसे ही मृत्यु शब्द का गठन हुआ, कश्यप वर्मा की हथेलियां विस्फोटक वाइटल क्यूई के साथ आगे बढ़ी। इस हथेली के प्रहार में 10 लाख किलोग्राम से अधिक बल था। अर्जुन देव एक पहाड़ को कुचलने में सक्षम होंगे। हालांकि कश्यप वर्मा मृत्यु सिंहासन पर बैठे रहे, बिल्कुल भी नहीं हिलते। हालांकि सिंहासन के नीचे काले बादल और भी अधिक तीव्रता से मंथन कर रहे थे। कश्यप वर्मा की हथेली से मृत्यु की इच्छा फैल गई। इससे पहले कि अर्जुन देव गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को पूरा कर पाते, उन्हें वापस खटखटाया गया। उसकी क्यूई और खून बढ़ गया और गर्म खून उसके सिर पर पहुंच गया। कश्यप वर्मा की हथेली के चारों ओर एक काली मौत क्यूई लिपटी हुई थी। उसकी जीवन शक्ति जल्दी से फीकी पड़ गई और वो एक दृश्य दर से सड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में अर्जुन देव की चिकनी और सफेद हथेली तेजी से वृद्ध हो गई। ये एक छड़ी की तरह पतला था और दरारों से भरा हुआ था। ये 70 या 80 के दशक में एक साधारण व्यक्ति की हथेली की तरह लग रहा था, जो बहुत भयानक लग रहा था। वह घातक आभा अभी भी फैल रही थी और ऊपर की ओर बढ़ रही थी। दूर से लोगों का समूह भयभीत था। मृत्यु की इच्छा वास्तव में इतनी भयानक थी। अर्जुन देव ने अपनी हथेली की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा ली। हालांकि उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की। अर्जुन देव के सामने और भी बड़ी समस्या थी। नरसंहार सिंहासन की मानसिक ऊर्जा उसकी चेतना के समुद्र में एक कोकुन की तरह थी। दूसरे पक्ष द्वारा मृत्यु की इच्छा जारी करने के बाद
कोकून में दरारें दिखाई देने लगी, जो किसी भी क्षण मुक्त होने के संकेत दिखा रही थी। अर्जुन देव ने अपना हाथ फेंक दिया और गड़गड़ाहट की अमर इच्छा एक वज्रपात में बदल गई। धीरे धीरे उसकी बाह पर मौत की क्यूई को खत्म कर दिया। तेज आवाजें सुनाई दी और काला धुआं निकला। अर्जुन देव की बेजान हथेली ने तुरंत अपनी चमक वापस पा ली और अपनी मूल स्थिति में आ गई। उसकी उंगलियां पहले की तरह फुर्तीली थी। कश्यप वर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उदास होकर कहा, तुमने गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मेरी, कश्यप वर्मा की चीजें छीनने की हिम्मत की। हालांकि अगर यह आपका तुरुप का पत्ता है तो भी आपको मरना होगा। अर्जुन देव लाल रंग के सिंहासन के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहते थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने दबाव डाला। उसके पास लूनर शैडो कृपाण खींचने और लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काले बादल मंथन कर रहे थे और दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। सिंहासन पर बैठे कश्यप वर्मा ने मृतकों की शक्ति से आक्रमण किया। दोनों ने तारों वाले स्वर्ग में तेजी से चालों का आदान प्रदान किया। जैसे जैसे मृत्यु की इच्छा बढ़ती गई, अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में अधिक से अधिक मानसिक ऊर्जा दरारें दिखाई दी। हाउटियन संप्रदाय के किंग ग्रेड युद्धपोत पर 2 वाइस पैलेस मास्टर्स ने दूरी में देखा। जब उन्होंने इस लड़ाई को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगता है कि वह सिंहासन प्राचीन दुष्ट राजा द्वारा छोड़ा गया था। अप्रत्याशित रूप से लाश जाति का एक वंशज इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। सिंहासन 7 भागों में विभाजित है। लाश की दौड़ डेथ दांव की खेती करती है। ये उनके लिए मृत्यु सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक आदर्श मैच है। अर्जुन देव शायद मुश्किल में है। हम दोनों के लिए एक कदम उठाना सुविधाजनक नहीं है। मेरा मानना है कि लाश दौड़ का कॉर्प्स ड्रैगन युद्धपोत ज्यादा दूर नहीं है। आइए देखें कि ये कैसे होता है। अगर अर्जुन देव की जान खतरे में है तो हमें न चाहकर भी एक कदम उठाना होगा। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष किंग ग्रेड युद्धपोत नहीं भेजे। जैसे ही दोनों ने बात की, वे युद्धपोत को उस ओर ले गए जहां अर्जुन देव और कश्यप वर्मा ने लड़ाई लड़ी थी। उसी समय वे बिखरे हुए हाउटियन संप्रदाय के शिष्यों को लाए। उनकी निगाहें अर्जुन देव और कश्यप वर्मा का कभी पीछा नहीं छोड़ी। जैसे ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, वे एक कदम उठाने के लिए तैयार हो गए। जब कश्यप वर्मा ने युद्धपोत को उड़ते हुए देखा और 2 मजबूत सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों को देखा तो उनके हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने जो भी कदम उठाया वह बेहद घातक था। स्थिति के आधार पर अर्जुन देव को सिंहासन के उजागर होने का डर था, इसलिए वो बहुत रूढ़िवादी था। कश्यप वर्मा के उफनते हुए उनसे पहले वह केवल बचाव ही कर सकते थे। सुपीरियर ग्रेड फ्लेम क्रिस्टल रॉक को सौंप दो और हम आज के मामले को समाप्त कर देंगे। कश्यप वर्मा को लगा कि वह पहले से ही ऊपरी हाथ पकड़ रहे हैं। हाउटियन संप्रदाय के 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि पहले से ही यहां थे। अर्जुन देव को मारना असंभव था, इसलिए वह केवल तभी छोड़ सकता था जब वह आगे था। कचा। हालांकि बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। अर्जुन देव की चेतना के सागर में लाल रंग के सिंहासन के चारों ओर लिपटी मानसिक ऊर्जा चकनाचूर हो गई। एक निडर हत्या आभा बाहर निकल गई। अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक लाल बादल ऊपर और नीचे लुढ़क गया। खून के रंग का नरसंहार सिंहासन चुपचाप उसके ऊपर पड़ा रहा, अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही लाल रंग का सिंहासन प्रकट हुआ, कश्यप वर्मा के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने कुछ उत्साह से कहा, नरसंहार सिंहासन। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत असाधारण रूप से अच्छी है। मैं वास्तव में नरसंहार सिंहासन में भागने में कामयाब रहा। ये सही है, आपकी किस्मत वास्तव में असाधारण है। अब जब रहस्य उजागर हो गया था तो अर्जुन देव के चेहरे पर हत्या क्यूई आखिरकार इकट्ठा हो गई। उनकी ठंडी आवाज हड्डी को छेदने वाली ठंडी रोशनी की तरह थी।
जिससे कश्यप वर्मा को किसी कारण से ठंडक महसूस हो रही थी। बूम! अर्जुन देव धीरे से बैठ गए और सिंहासन पर वापस झुक गए। उसकी बढ़ती आभा लाल बत्ती में बदल गई और उठ उठी। अस्पष्ट रूप से लाल बत्ती के भीतर एक 30 मीटर लंबा सुनहरा अजगर उड़ रहा था। इस समय किंग ट्रू ड्रैगन की आभा को बिना किसी दमन के नरसंहार की स्थिति के साथ जारी किया गया था। भयावह ने तुरंत कश्यप वर्मा की आभा को पीछे धकेल दिया, उसे इस हद तक दबा दिया कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। कश्यप वर्मा के कपड़े और बाल उनके पीछे बेतहाशा लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ने वाला हो। अर्जुन देव ने आर्मरेस्ट पर अपनी हथेली थपथपाई और सिंहासन पर मृत्यु की इच्छा बढ़ गई और इकट्ठा हो गई। एक काली रोशनी आसमान में उड़ गई। कश्यप वर्मा के माथे पर निशान लगातार टिमटिमाते रहे। मृत्यु की इच्छा की शक्ति अर्जुन देव के नरसंहार ट्रू ड्रैगन की शक्ति के साथ बेतहाशा टकराई। असीम तारों वाले स्वर्ग में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। प्रकाश की दो किरणें, एक काली और एक लाल, आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ब्रह्मांडीय तूफान का निर्माण किया है। आसपास के क्षेत्र में उड़ने वाले सभी उल्का अपने मूल प्रक्षेप वक्र से विचलित हो गए और दोनों के चारों ओर घूम गए। सिंहासन का राज उजागर होने के बाद अर्जुन देव अब पीछे नहीं हटे। उन्होंने नरसंहार की स्थिति को किंग ट्रू ड्रैगन के साथ जोड़कर एक विशाल शक्ति बनाई और कश्यप वर्मा के साथ संघर्ष किया। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में बैंगनी ताबीज धीरे धीरे घूमता था, जो किसी भी क्षण एक घातक प्रहार करने के लिए तैयार था। कश्यप वर्मा का सांवला चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि उसने सिंहासन में अस्तित्व के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अपने राज्य को नरसंहार की इच्छा तक बढ़ाने में असमर्थ है। मेरी मृत्यु की इच्छा ऊपरी हाथ क्यों नहीं रख सकती? मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इसके अलावा मुझे नुकसान भी होता है। जैसे ही आभा टकराती गई, दोनों के चारों ओर ब्रह्मांडीय तूफान और भी क्रूर हो गया। आसपास के वातावरण में उड़ने वाले उल्काएं न केवल अपने प्रक्षेप वक्र से विचलित हो सकती थी, बल्कि इसके द्वारा बनाए गए चूषण ने दूर के उल्काओं को भी खींच लिया। अधिक से अधिक उल्काएं इकट्ठी हुई। पलक झपकते ही हजारों उल्काएं इकट्ठी हो गई। जैसे ही वे घूमते थे, उन्होंने उल्काओं का 3 किलोमीटर लंबा समूह बनाया। उल्काओं के बीच की दरारों के माध्यम से कोई भी 2 सिंहासन देख सकता था, एक काला और एक लाल। उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और ऊपर की ओर बढ़ गए। सिंहासन पर बैठे 2 लोगों के कपड़े लहरा रहे थे और उनके लंबे बाल फड़फड़ा रहे थे। जब दोनों सिंहासन उल्काओं के समूह को छोड़ने वाले थे, तो दोनों ने एक ही समय में तिरछी नजर डाली और खड़े हो गए। मार डालो, मर जाओ। एक असीम आभा के साथ मिश्रित भयानक ऊर्जा एक ही समय में फूट पड़ी। हजारों उल्काएं तुरंत धूल में बदल गई। तारों से भरा आकाश अंतहीन मंथन कर रहा था, हर जगह बिखर रहा था। हाउटियन संप्रदाय के किंग ग्रेड युद्धपोत पर पिछले सच्चे उत्तराधिकारी इस शानदार दृश्य को देखकर सभी दंग रह गए। उल्काओं का समूह धूल में बदल गया। धूल के बीच अर्जुन देव के नरसंहार की चरम स्थिति किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन क्यूई के साथ मिलकर एक सुनहरा मार चरित्र का निर्माण किया। असीम काली मौत क्यूई कश्यप वर्मा के पीछे सिंहासन से बाहर निकल गई। मृत्यु की भयानक इच्छा ने हवा में एक भयावह काले मृत्यु चरित्र का निर्माण किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और सुनहरा मार चरित्र और काला मौत चरित्र तारों वाले आकाश में हिंसक रूप से भिड़ गया। एक वसीयत थी। आखिरकार ये एक राज्य से एक स्तर ऊपर था। किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन क्यूई के साथ संयुक्त नरसंहार की चरम स्थिति ताकत और दबाव के मामले में अधिक मजबूत हो सकती है, लेकिन दोनों की विनाशकारी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। पुसी सुनहरा मार चरित्र बिखर गया और तारों वाले आकाश में घूमते हुए भटकते नरसंहार क्यूई के किस्म में बदल गया। कश्यप वर्मा ने अपने काले चेहरे पर एक भयावह मुस्कान प्रकट की और चिल्लाया,
मार डालो। थोड़ा कमजोर, मौत। चरित्र एक पतली काली तलवार में बदल गया और अर्जुन देव पर गुस्से से काट दिया। ये उनकी इच्छा का रूप था, मृतकों की तलवार। इस समय कश्यप वर्मा की आंखें आत्मविश्वास से भर गई। हालांकि नरसंहार की चरम स्थिति के साथ टकराव के कारण उसकी मृत्यु की इच्छा ने अपनी कुछ शक्ति खो दी थी, फिर भी ये केक का एक टुकड़ा था। हालांकि ये अभी भी ऊर्जा की इच्छा को हराने के लिए मृत्यु की इच्छा के लिए केक का एक टुकड़ा था। एक बार कश्यप वर्मा ने इस तलवार का प्रयोग किया तो वो आसानी से अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की इच्छा को तोड़ सकते थे। फिर वो नरसंहार सिंहासन छीन सकता था और एक बेजोड़ अर्धऋषि की ओर बढ़ सकता था। हालांकि किसी के विचारों और वास्तविकता के बीच हमेशा एक सूक्ष्म अंतर होता था। अर्जुन देव की वज्र की इच्छा गड़गड़ाहट की साधारण इच्छा नहीं थी, ये गड़गड़ाहट की अमर इच्छा थी। ये दिव्य बिजली और एक अमर ताबीज की एक प्रति थी। यदि ये मृत्यु की पूर्ण इच्छा होती तो उसे उच्च रैंक वाली इच्छा शक्ति का लाभ मिल सकता था। यह अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की अमर इच्छा का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि मृत्यु की इच्छा, जिसने अपनी ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्त कर दिया था, कैसे हो सकती थी? कश्यप वर्मा के माथे पर बैंगनी रंग की रोशनी चमक रही थी और उस पर अमर ताबीज वाला ताबीज टिमटिमा रहा था। बिजली की रोशनी हवा में फैल गई और काली तलवार तुरंत कुछ भी नहीं में फट गई। कश्यप वर्मा ने एक कौर काले खून की उल्टी की। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अमर गड़गड़ाहट की शक्ति ले जाने वाला बैंगनी ताबीज चमक उठा और तारों से भरे आकाश में एक चमकदार रोशनी दी। जब तक बिजली बंद हुई तब तक कश्यप वर्मा को उड़कर 5 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था। उसके द्वारा कई बड़े उल्काओं को धूल में बदल दिया गया था। उसके सीने में एक कटोरे के आकार का एक खूनी छेद दिखाई दिया था और चिंगारी अभी भी बिना रुके टिमटिमा रही थी। जब अर्जुन देव ने देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वह थोड़ा चौंक गया। मुझे आश्चर्य है कि इस व्यक्ति का भौतिक शरीर किस सामग्री से बना है, यहां तक कि इच्छा शक्ति भी इसे छेद नहीं सकती। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि कश्यप वर्मा ने कोई आंतरिक कवच या गुप्त खजाना नहीं पहना हुआ था। हालांकि इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था। इस समय कश्यप वर्मा पहले ही लड़ने की अपनी क्षमता खो चुके थे और अब उनके लिए खतरा नहीं था। अर्जुन देव ने धीरे से तारों वाले आकाश को धक्का दिया और मृत्यु सिंहासन के सामने पहुंचे। उसकी आंखों में एक उत्कट अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उसने सिंहासन को हथियाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक इसी समय अर्जुन देव को अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। दूर तारों वाले आकाश में 3 काले अजगर की सांसें तारों वाले आकाश को छेद कर अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। जब तक अर्जुन देव मृत्यु सिंहासन को हथियाने के लिए एक कदम उठाते थे, तब तक वो तुरंत इन अजगर की सांसों से मारा जाता था। वो एक खूनी धुंध में कुचल दिया जा सकता है, एक पूर्ण लाश के बिना मर सकता है। हाउटियन संप्रदाय के युद्धपोत पर 2 वाइस पैलेस मास्टर्स ने सदमे में कहा, 3 काले ड्रैगन सांसें लेते हैं। ये वास्तव में एक किंग ग्रेड कॉर्प्स ड्रैगन युद्धपोत है। अर्जुन देव, जल्दी से पीछे हटो। ये एक काले ड्रैगन की सांस है जो एक सच्चे ड्रैगन की लाश से परिष्कृत है। आप इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। बाएं ओर के वाइस पैलेस मास्टर ने जल्दी से अर्जुन देव को एक आवाज प्रक्षेपण भेजा जिसमें उन्हें पीछे हटने का निर्देश दिया गया। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। हालांकि उनका हार मानने का इरादा नहीं था। उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी कि कश्यप वर्मा के बाद एक बड़ा धड़ा बनेगा। अन्यथा वो शुरुआत में सिंहासन के उजागर होने से इतना डरता नहीं होता। सिर्फ कश्यप वर्मा ने अकेले उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराया होगा। हालांकि अब जब सिंहासन उजागर हो गया था, तो अगर वह इस तरह चला गया तो उसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा वो इस तथ्य को उजागर करेगा कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना था। वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। अर्जुन देव ने चारों ओर नजर डाली और प्रकाश की 2 किरणें,
एक बैंगनी और एक सफेद, उनकी आंखों में चमक उठी। लूनर ट्रू फ्लेम और पर्पल थंडर ट्रू फायर ने हवा में एक दूसरे का पीछा किया। पलक झपकते ही उन्होंने 8 ट्रिग्राम, 4 डिवीजनों और सभी प्रकार की गहन तावीज लिपियों के साथ एक ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम बनाया। 4 डिवीजनों के पवित्र जानवर ताइजी यिन्यांग फ्लेम आरेख में चमकते हैं, जिससे एक पूरा दृश्य बन जाता है। वो क्या कर रहा है? बाईं ओर के वाइस पैलेस मास्टर ने अपनी आंखों में भारी संदेह प्रकट किया, जो समझने में असमर्थ था। सब खत्म हो गया है। ब्लैक ड्रैगन की सांस कवर ग्रेड मार्शल सेज को आसानी से मार सकती है। हम इसके साथ आमने सामने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करते हैं। दाईं ओर के वाइस पैलेस मास्टर ने निराशा में आह भरी। एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम ने एक तेज रोशनी दी। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के लिए इसने अप्रत्याशित रूप से 3 ड्रैगन सांसों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि इसने उन्हें केवल 1 सेकंड के लिए अवरुद्ध कर दिया। हालांकि ये 1 सेकंड बहुत सी चीजें करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और मृत्यु सिंहासन को अपनी ब्रह्मांड की अंगूठी में फेंक दिया। फिर अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि वह जल्दी से किंग ग्रेड युद्धपोत की ओर बढ़ रहे थे। काली सदमे की लहर मौत की लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। उल्का चुपचाप पाउडर में बदल गए। सदमे की लहर बहुत जल्दी आ गई। अर्जुन देव इसे पूरी तरह से चकमा नहीं दे सके। उन्होंने अपने सीने में ऋषि ग्रेड शिवालय को सक्रिय किया और अपने शरीर को ढकने वाली एक शिवालय की छवि बनाई। छवि बिखर गई और अर्जुन देव कई बार गिर गए। फिर उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करते हुए अर्जुन देव ने हवा को धक्का दिया और किंग ग्रेड युद्धपोत की ओर उड़ना जारी रखा। आप बहुत तेज दौड़ते हैं। अर्जुन देव के पीछे से एक गहरी आवाज आई। दूर एक धुंधली काली आकृति थी, जिसकी कलाई के चारों ओर काली जंजीरें बंधी हुई थी। काली आकृति से एक भयानक आभा आई, जिसने सभी को दबा दिया। ये एक निर्दयी किरदार था जिससे अर्जुन देव निपट नहीं सकते थे। हूची! अचानक अर्जुन देव के सामने एक उग्र प्रकाश उड़ गया। वो आकृति उतरी और अर्जुन देव के पीछे पहुंची, जिससे उसे अपने पीछा करने वालों को रोकने में मदद मिली। ये स्वर्गीय युद्ध पैलेस के पैलेस मास्टर एल्डर भाटी थे। उसके पास आग की लपटों से घिरी 1 मीटर लंबी लाल रंग की तलवार थी। फिर उसने अजीब काली आकृति को काट दिया। बैंग! तलवार के इस प्रहार ने काली आकृति को भेजा, जिससे अर्जुन देव का दम घुटने लगा। उग्र प्रकाश फैल गया। तारों वाले स्वर्ग में बहुत देदीप्यमान लग रहा था। जब अर्जुन देव किंग ग्रेड युद्धपोत के डेक पर उतरे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि काली आकृति एक राक्षसी लाश थी, जो पूरी तरह से काली और फ्रॉस्ट आयरन की तरह सख्त थी, जिसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। राक्षसी लाशों के पीछे लाश जाति का एक बूढ़ा आदमी था, जो एक लंबा चाबुक पकड़े हुए था। उनका सामना एल्डर भाटी से था। जब उस लाश जाति के बूढ़े ने एल्डर भाटी को प्रकट होते देखा, तो वह जोर से भौहें चढ़ा दिया। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि, जो एक वसीयत को समझ गया था, आ गया। ये समस्याग्रस्त होने जा रहा है। बूढ़े ने अपने हाथ में चाबुक घुमाया। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ जादुई शक्ति है, और अपने अंगों के चारों ओर जंजीरों के साथ राक्षसी लाश जल्दी से दूर से उड़ गई और इस व्यक्ति के सामने पहरा दे रही थी। जब कोई ध्यान से देखता है, तो उसे राक्षसी लाश के सीने पर 1 मीटर लंबा घाव दिखाई देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है, यह ठीक नहीं होगा। उस घाव से लगातार घृणित तरल पदार्थ निकलता रहा। यह एल्डर भाटी की पहले की तलवार के प्रहार का परिणाम था। स्क्रैम! तुम ऐसी चीज हो जो न तो इंसान है और न ही भूत। बड़े भाटी को लाश की दौड़ से घृणा थी। जब उसने उस राक्षसी लाश को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से उदास हो गई, क्योंकि वो अशिष्टता से बोल रहा था। जब लाश जाति के बूढ़े ने यह सुना, तो वह क्रोधित हो गया। हालांकि
वो आग की इच्छा के निराकार प्रकाश और उसके पीछे हजारों मोटे स्वर्गीय ऋषि कानूनों को महसूस कर सकता था। उसने अपने शब्दों को निगल लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। एल्डर भाटी एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, जिन्होंने अग्नि की इच्छा को 60% समझ में ले लिया था। जब तक प्रतिद्वंदी ब्लू रोब सम्राट नहीं था, तब तक उसे कोई संदेह नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि कॉप्स रेस कल्टिवेटर को एक आवाज प्रक्षेपण प्राप्त हुआ है। उसने ठंडे स्वर में कहा, अपने कबीले के कनिष्ठ को एक अनुस्मारक दे। भविष्य में यदि करने के लिए कुछ नहीं है, तो देवलोक डोमेन को न छोड़ना ही सबसे अच्छा है। इतना कहने के बाद उसकी आकृति चमक उठी और उसने राक्षसी लाश को दूर रख दिया, लौटने की तैयारी कर रहा था। बेशर्म शेखी बघारना। एक उग्र दहाड़ के साथ एल्डर भाटी ने अपनी आग की इच्छा की शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया। अर्जुन देव के स्वर्गीय ऋषि कानून उनके पीछे बेतहाशा नृत्य कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 300 मीटर लंबी ज्वलंत तलवार की स्क्रीन भेजी थी। फिर वो एक उफनती नदी की तरह चार्ज हो गया। लाश कबीले का बूढ़ा डर के मारे कूद पड़ा। इस आदमी ने हमला करते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जाहिर है वो उसे मारना चाहता था। मुझे बचाओ। घड़घड़ाना। तारों से भरे आकाश में धूल का एक बादल छंट गया। 3 विशाल लाश ड्रैगन एक साथ जंजीर से बंधे थे। एक काले महल को खींच रहे थे। एक काले कपड़े पहने बूढ़ा महल से बाहर उड़ गया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आगे बढ़ा और मौत की इच्छा वाली लाश की लौ का एक झुरमुट भेजा। फिर उसने चुपचाप एल्डर भाटी की जलती हुई तलवार की स्क्रीन को आत्मसात कर लिया। युवा पीढ़ी के बीच संकेतों के आदान प्रदान में हमारा कौशल कमतर है। हमारे कॉप्स गॉड पैलेस ने पहले ही हार मान ली है। आपको इतना दबंग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाटी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने देखा कि इस व्यक्ति के काले वस्त्रों की छाती पर एक छोटी सुनहरी लाश पालथी मारकर बैठी है। एल्डर भाटी की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। अंत में उसने ठंड से सूंघा और जाने के लिए मुड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते थे और कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। फ्लेम क्रिस्टल स्टोन्स के कारण हुई अराजकता समाप्त हो गई और वे एक साथ चले गए। पैलेस मास्टर, वे मृत्यु सिंहासन भी क्यों नहीं चाहते थे और हमें जाने देते थे? दोनों वाइस पैलेस मास्टर्स ने पूछा, ये अजीब महसूस करते हुए। मृत्यु सिंहासन प्राचीन दुष्ट राजा द्वारा छोड़ा गया खजाना था। ये उनके डेथ ग्रेड दांव के साथ संगत था। एल्डर भाटी ने उदास होकर कहा, मेरा मानना है कि मृत्यु सिंहासन के कुछ अन्य उपयोग हैं। अर्जुन देव, बेहतर होगा कि आप मृत्यु सिंहासन पर अपना निशान न लगाएं। अर्जुन देव ने अपनी समझ का संकेत देने के लिए सिर हिलाया। उस समय नरसंहार सिंहासन ने उसे लगभग किलिंग दांव में गिरा दिया, जो खुद को निकालने में असमर्थ था। एल्डर भाटी के अनुस्मारक के बिना भी अर्जुन देव अभी भी मृत्यु सिंहासन के बारे में सतर्क रहेंगे। वो क्या है? अचानक डेक पर एक शिष्य ने सामने की ओर इशारा किया और कहा। अर्जुन देव ने उस शिष्य की निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि सफेद मलमल में लिपटी एक पूरी तरह से सफेद पालकी तारों वाले आकाश में भूतिया तरीके से बह रही थी। ये बहुत डरावना लग रहा था। जब कोई ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि पालकी अपने आप नहीं उड़ रही थी। इसके बजाय 8 हरी आत्माएं पालकी ले जा रही थी। तारों वाले स्वर्ग के माध्यम से तेजी से भाग रही थी। पालकी ले जाने वाले 8 भूत। वे घोस्ट रेस के मार्शल सेज विशेषज्ञ हैं। वे कॉप्स ड्रैगन युद्धपोतों की दिशा में पीछा कर रहे हैं। बड़े भाटी को लाश दौड़ और भूत दौड़ के बारे में बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने घृणा से कहा, उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें एक दूसरे से लड़ने दो। लाश दौड़ और भूत दौड़ दोनों ने डेथ ग्रेड दांव की खेती की। एक ने मृतकों की लाशें एकत्र की और दूसरे ने मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा किया। वे पूरी तरह से अलग दिशाओं में विकसित हुए। इसके अलावा वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे।
कॉर्प्स रेस और घोस्ट रेस के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। एक दूसरे को कमजोर करने के अनगिनत मामले थे। इसलिए इस भूत पालकी का प्रकट होना एल्डर भाटी और अन्य दो के लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि अर्जुन देव को उस भूत पालकी में बहुत दिलचस्पी थी। उनकी आध्यात्मिक भावना लंबे समय तक इसका पीछा करती रही। यदि अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया तो लाश ड्रैगन युद्धपोत के स्वामी ने गर्म पीछा में भूत पालकी के कारण अस्थायी रूप से मृत्यु सिंहासन को छोड़ दिया होगा। अचानक भूत पालकी के पर्दे अलग हो गए। अर्जुन देव को एक नाजुक व्यक्ति का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया और अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे हट गया। भूत पालकी में स्पष्ट रूप से एक महिला भूत बैठी थी और एक लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखें ब्लैक होल की तरह थी और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले जो देखा था वो सिर्फ एक भ्रम था। मादा भूत गायब हो गया था। गोरी त्वचा वाली एक लड़की और लाल पोशाक में ठंडे भाव वाली एक लड़की फिर से पर्दे बंद करने से पहले अर्जुन देव को देखकर सार्थक रूप से मुस्कुराई। ये रहस्यमय घोस्ट रेस गर्ल चौंकाने वाली थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था और उसके लंबे बाल झरने की तरह उसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे। हालांकि वह चौंकाने वाली सुंदर थी। घोस्ट कबीले की ये रहस्यमय महिला चौंकाने वाला शब्द का प्रतीक थी। क्या उसने अपने हाथ में मृत्यु सिंहासन देखा? अर्जुन देव कुछ कदम पीछे हट गए। वो अभी भी शांत नहीं हो सका। विशाल विरोधाभास ने उसे चौंका दिया। अर्जुन देव, क्या आप ठीक हैं? बोलने वाला जयेश था। पिछली लड़ाई में अर्जुन देव ने उनकी जान बचाई थी। जयेश पहली बार में कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। इस एहसान को मिलने के बाद अर्जुन देव के प्रति उनकी नाराजगी काफी कम हो गई। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। मेरा पैर फिसल गया। सामने मौजूद बुजुर्ग भाटी ने अपना सिर पीछे घुमाया और अर्जुन देव को गहरी नजर से देखा। फिर उसने कहा, मेरे साथ आओ। दूसरे पक्ष की निगाहों ने अर्जुन देव को अनिश्चित महसूस कराया। वह दूसरे पक्ष का अनुसरण करते हुए खुद से बुदबुदाया। उन्होंने युद्धपोत की पकड़ में प्रवेश किया और युद्धपोत की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने तक चलते रहे। सबसे ऊपर की मंजिल पर चारों तरफ खिड़कियां थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां देखता है, कोई भी असीम सूक्ष्म दुनिया के असीम आकर्षण को देख सकता है। बैठ जाओ। ये बूढ़ा व्यक्ति नरसंहार सिंहासन के रहस्य को उजागर करने के लिए 2 वाइस पैलेस मास्टर्स की ओर से माफी मांगता है। एल्डर भाटी ने ईमानदारी से कहा और अपना हाथ बढ़ाया और एक आमंत्रित इशारा किया। इससे पहले अर्जुन देव ने युद्धपोत छोड़ने से इनकार कर दिया था। बड़े भाटी ने इस पर ध्यान दिया था। कुछ विश्लेषण के बाद उन्होंने सही कारण का पता लगाया। बाद में जो हुआ उसके आधार पर वह थोड़े से विश्लेषण के बाद आसानी से असली कारण का पता लगा सकता था। अर्जुन देव बैठ गए और कहा, पैलेस मास्टर बहुत विनम्र है। दुनिया के मामलों की भविष्यवाणी करना कठिन है। इस जूनियर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे जो चोटें लगी वे अभी भी सहने योग्य हैं। इसके अलावा मैंने मृत्यु सिंहासन प्राप्त किया। हालांकि जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी ये एक आकस्मिक मुठभेड़ थी। बड़े भाटी ने धीरे से आह भरी और फूट फूट कर मुस्कुराए। आप चीजों को अधिक सरल बना रहे हैं। ये कोई आकस्मिक मुठभेड़ नहीं है, बल्कि एक आपदा है, एक बड़ी आपदा है। दुष्ट राजा प्राचीन युग के दौरान एक प्रसिद्ध संप्रभु मार्शल सम्राट था। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज भी अपने पीछे छोड़े गए सिंहासन से लुभाए जाएंगे। अगर मुझे पहले गलत नहीं देखा तो सफेद पालकी में घोस्ट रेस की लड़की ने भी आपको देखा। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना होगा। एक बार जब वे इन तुच्छ मामलों से निपट लेते हैं
तो वे निश्चित रूप से आपको खोजने और मृत्यु सिंहासन के साथ साथ नरसंहार सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजेंगे। जब लाल रंग के सिंहासन को उजागर करने के लिए मजबूर किया गया था, तो अर्जुन देव को पहले से ही ऐसी उम्मीद थी। एल्डर भाटी का विश्लेषण उनकी उम्मीदों के अनुरूप था, इसलिए उन्होंने चुपचाप बाकी का इंतजार किया। जब हम इस बार हाउटियन स्टार में लौटेंगे, तो मैं एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन की रक्षा के लिए संप्रदाय मास्टर का वसीयत क्लोन खोजने में आपकी मदद करूंगा। दरअसल हाउटियन संप्रदाय ऐसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। अर्जुन देव ने हाथ उठाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर भाटी। एल्डर भाटी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं। भले ही घोस्ट रेस और कॉप्स रेस को पता हो कि आपके पास 2 सिंहासन हैं, वे खबर नहीं फैलाएंगे। दोनों जातियां सिंहासन प्राप्त करना चाहती थी। यदि वे समाचार फैलाते हैं और अन्य विशेषज्ञों को पता चलता है, तो निस्संदेह उनके लिए सिंहासन प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा। अर्जुन देव ने आठ भूत की पालकी में बैठी लड़की के बारे में सोचा। उन्होंने पूछा, पैलेस मास्टर, 8 भूत की पालकी में लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? यहां तक कि 2 वाइस पैलेस मास्टर भी उसे देखकर चौंक गए। एल्डर भाटी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। वो सफेद पालकी साधारण लग रही है। वास्तव में यह भूत दौड़ का एक प्रसिद्ध गुप्त खजाना है। इसकी मालिक भूत महारानी धृति है, जो सम्राट रुद्र के समान स्तर की विशेषज्ञ है। हालांकि पालकी में बैठे व्यक्ति के आधार पर वो उसका वंशज या शिष्य होना चाहिए। हालांकि उसे ये गुप्त खजाना प्रदान करने के लिए उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से कम नहीं है। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, एल्डर भाटी ने अर्जुन देव को भूत दौड़ और लाश की दौड़ के बारे में कुछ बातें समझाने के लिए इस विषय का उपयोग किया। व्यक्तिगत ताकत के मामले में घोस्ट रेस और कॉप्स रेस कुनलुन दायरे की 5 प्रमुख दौड़ों से बहुत आगे थे। हालांकि दोनों जातियों ने डेथ ग्रेड दांवों की खेती की। एक ने आत्माओं को झुका दिया और दूसरे ने कब्रें खोदी। उन्होंने जो किया वो स्वर्गीय दांवों के खिलाफ था। इसलिए दोनों जातियों की जनसंख्या विकसित नहीं हो सकी। घोस्ट डोमेन और कॉप्स डोमेन में शक्ति का वितरण मानव जाति और फील्ड जाति की तरह जटिल नहीं था। उनके पास केवल एक संप्रदाय था, कॉप्स गॉड पैलेस और स्पिरिट पैलेस। हालांकि गुटों के बीच संघर्ष थे, वे मानव जाति और फील्ड जाति की तुलना में बहुत बेहतर थे, जो मानव जाति और फील्ड जाति की तुलना में बहुत कम जटिल थे। दोनों दौड़ों ने आम तौर पर कम प्रोफाइल रखी। 2 जातियों में से घोस्ट रेस सबसे रहस्यमय थी। घोस्ट रेस के साधक यिन यांग आंखों के साथ पैदा हुए थे, जिसने उन्हें नग्न आंखों के लिए अदृश्य सभी प्रकार की भटकती आत्माओं को देखने की अनुमति दी। अफवाह यह थी कि नीदरलैंड पैलेस का मुख्यालय 9 हेल्स परगेटरी में स्थित था और वहां एक भव्य गठन था जो मृत लोगों की आत्माओं को आकर्षित कर सकता था। बेशक अफवाहें सिर्फ अफवाहें थी। पुर्गेटरी के 9 नरक कुनलुन क्षेत्र की एक निषिद्ध भूमि थी। इसे 90,000 किलोमीटर से अधिक भूमिगत दबा दिया गया था। नीदरलैंड नदी के अलावा, जो निरपेक्ष यिन की भूमि में बहती थी, सभी प्रकार के भयानक दृश्य थे। यहां तक कि सम्राट रुद्र ने भी लापरवाही से अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। ऐसे कई अनसुलझे रहस्य थे जिनका जवाब उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा था। जैसे ही वे बोल रहे थे, अर्जुन देव की दृष्टि में एक देदीप्यमान और आकर्षक सितारा दिखाई दिया। बस एक नजर से वो बहुत मोहित हो गया। आसपास के अंधेरे और बेजान मृत सितारों की तुलना में इस तारे का आकर्षण बहुत बड़ा था, भले ही ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर था। हालांकि इसने सहज रूप से किसी के दिल की गहराइयों से धड़कते हुए महसूस कराया। इसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। क्या ये मानव सम्राट ग्रह, तारों से भरे आकाश में बुशिन पैलेस का गढ़? मुझे आश्चर्य है कि किस प्राचीन वरिष्ठ के पास इतने बड़े सितारे को बदलने की शक्ति थी। अर्जुन देव ने इस तारे को अपनी छाती पर जेड पेंडेंट में देखा था। अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा, तो उसने तुरंत इसे पहचान लिया।
इसे 50,000 साल पहले ड्रैगन गेट के किंग सम्राट द्वारा परिष्कृत किया गया था। उन्होंने अकेले ही एक मृत तारे को संशोधित किया, जिससे ये अब की जीवन स्थिति में बदल गया। जब एल्डर भाटी ने ड्रैगन संप्रदाय किंग सम्राट का उल्लेख किया, तो उनकी आंखों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का एक निशान प्रकट हुआ। कई संप्रदाय तारों वाले आकाश में एक गढ़ बना सकते थे, लेकिन वह केवल एक तारे के एक निश्चित हिस्से में एक आधार खोलने के लिए था। एक पूरे तारे को बदलना असंभव था। मानव सम्राट स्टार की तुलना में अंतर की एक दुनिया थी। बेशक मानव संप्रभु ग्रह कुनलुन महाद्वीप की तुलना में बहुत छोटा था। हालांकि यह पूरी तरह से जीवन के साथ एक प्राचीन ग्रह में बदल गया था। ग्रह पर हर स्थान मानव निवास के लिए उपयुक्त था। यहां सामान्य नश्वर भी जीवित रह सकते हैं। अर्जुन देव की आंखें सदमे से भर गई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह प्राचीन मानव जाति द्वारा परिष्कृत और परिवर्तित किया गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसे 10,000 साल पहले किंग सम्राट द्वारा बदल दिया गया था। आप बहुत चौंक गए होंगे, है ना? प्राचीन युग के दौरान कुनलुन महाद्वीप संसाधनों से समृद्ध था। सभी प्रकार के प्राचीन खंडहर, अमर शहर और गुफा निवास हैं। इस तथ्य के साथ कि विभिन्न जातियां अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध में होती हैं। बहुत कम प्राचीन सर्वशक्तिमान अंतरिक्ष में एक गढ़ स्थापित करने के बारे में सोचेंगे। एल्डर भाटी ने आगे कहा, तारों वाले आकाश की सच्ची खोज सैवेज युद्ध क्षेत्र में सम्राटों के युद्ध के बाद शुरू हुई। यह मामला डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड से निकटता से संबंधित है। क्या संबंध है? अर्जुन देव की रुचि बढ़ी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा। सम्राटों के युद्ध के बाद कुनलुन क्षेत्र का पतन हो गया। मार्शल युग के शिखर की स्थिति फिर कभी सामने नहीं आई। कुनलुन पर नियंत्रण हासिल करने की दानव दुनिया की महत्वाकांक्षा भी दिन ब दिन बढ़ रही है। उन्होंने असीम तारों वाले आकाश में एक दूर की स्वर्गीय सड़क खोल दी। 10,000 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने आखिरकार तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ से अपना रास्ता मार डाला। अतीत में दानव क्षेत्र का आक्रमण केवल 2 लोकों के बीच स्थानिक दरार के माध्यम से ही आ सकता था। हालांकि स्थानिक दरारें केवल थोड़े समय के लिए मौजूद थी और चारों ओर स्थानिक तूफान थे, इसलिए उन्हें खोलना आसान नहीं था। बहुत लोग नहीं आते थे। हालांकि राक्षसी क्लेश भयानक होगा, फिर भी ये कोई आपदा नहीं होगी। जब तक सम्राट रुद्र किले को संभालते रहेंगे, तब तक वे इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। पावर हाउस की नजर में यह कुछ भी नहीं था। हालांकि उस समय जो तारों वाले आकाश से उतरे और आकाश की बाधा को तोड़ते हुए वे राक्षसी दुनिया की सेना थी। 18 दानव सम्राट व्यक्तिगत रूप से पहुंचे, जिससे कुनलुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों को गहरा झटका लगा। हालांकि कुनलुन क्षेत्र बहुत कठिनाई के बाद जीत हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन युद्ध में कई प्राचीन जातियां मर गई। इस युद्ध के बाद कुनलुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों ने तारों वाले आकाश के महत्व को पूरी तरह से महसूस किया। संसाधन प्राप्त करने के अलावा दानव दुनिया के आक्रमण से बचाव करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। तारों वाले आकाश की दूर की गहराई में एक विशाल सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र था। एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर तारों वाले आकाश में दानव विश्व के आधार को वास्तव में समाप्त नहीं किया जा सकता था। कभी कभी राक्षसी दुनिया ने लाभ उठाया, सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में छलांग लगाई और कुनलुन क्षेत्र की विभिन्न जातियों को पीछे धकेल दिया। सबसे खतरनाक समय के दौरान उन्होंने आकाश की बाधा को भी पीछे धकेल दिया। कभी कभी कुनलुन क्षेत्र ने लाभ उठाया, सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में छलांग लगा दी और दूसरी तरफ के सभी राक्षसों को लगभग मार डाला। वर्तमान स्थिति एक गतिरोध थी। तारों वाले आकाश में इस तरह का अंतहीन युद्ध पहले से ही 10,000 वर्षों से नहीं हुआ था। सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र कुनलुन क्षेत्र और राक्षसी दुनिया के जूनियर पीढ़ी के विशेषज्ञों के लिए चरम अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान बन गया। मार्शल सेज की ओर बढ़े बिना कोई भी प्रवेश करने के योग्य नहीं होगा।
सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र इस ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान था। मार्शल सेज की ओर बढ़े बिना कोई भी प्रवेश करने के योग्य नहीं होगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो अपने खून के उभार को महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि वो अभी के लिए केवल इसके बारे में सोच सकता था। उसके लिए ये अभी भी बहुत दूर था। ब्रह्मांड के निर्वात में कोई हवा नहीं थी। यदि कोई तारों वाले आकाश के माध्यम से यात्रा करना चाहता है तो उसे हर पल अपनी वास्तविक सार ऊर्जा को प्रसारित करने की आवश्यकता होगी, जो बहुत कर लगाने वाला था। एक नियमित अवर ग्रेड मार्शल ऋषि तारों वाले आकाश में लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। अधिक से अधिक वे ठीक होने के लिए जगह खोजने से पहले 1 महीने तक चलने में सक्षम होंगे। अन्यथा वे सूखी लाशों के रूप में समाप्त हो जाएंगे, जो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए खो जाएंगे। अंधेरे में रात और दिन में कोई अंतर नहीं था। अर्जुन देव को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है। जब अर्जुन देव डेक पर लौटे तो उन्हें लगा कि लगभग 1 दिन बीत चुका है। फिर हाउटियन संप्रदाय का किंग ग्रेड युद्धपोत 1500 किलोमीटर व्यास वाले एक तारे पर रुक गया। इस तारे का व्यास केवल 1500 किलोमीटर था। यह कहना पड़ा कि यह तारा वास्तव में बहुत छोटा था। कम से कम अर्जुन देव की गति के साथ वो आसानी से एक राउंड ट्रिप कर सकता था यदि वो किसी भी खतरे में नहीं भागता था। युद्धपोत एक काली पर्वत श्रृंखला के पास रुक गया। आसपास का वातावरण उजाड़ था, काली मिट्टी से भरा हुआ था। जब अर्जुन देव ने उस पर कदम रखा तो उन्हें एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस हुआ। इसने तारों वाले आकाश के बारे में उनकी पिछली समझ को कुछ हद तक उलट दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिछले जीवन के तारों वाले आकाश के ज्ञान को इस दुनिया के तारों वाले आकाश पर लागू नहीं कर सकता था। पर्वत श्रृंखला से ज्यादा दूर एक लंबी, घुमावदार काली नदी नहीं थी। नदी में घुप अंधेरा था। चूंकि ये बहुत दूर था, इसलिए नग्न आंखें ये नहीं देख सकती थी कि क्या बह रहा है। ब्लैक वाटर स्टार का नाम इस नदी के नाम पर रखा गया था। नदी के उस पार एक जंगल था। जंगल के ऊपर घने काले बादल अंतहीन रूप से बहते रहे, जिससे ये बहुत रहस्यमय लग रहा था। ध्यान से, मैं जाऊंगा और आत्मा की नस इकट्ठा करूंगा। 2 टीमों में विभाजित, प्रत्येक में एक वाइस पैलेस मास्टर एस्ट्रल बीस्ट को मारने के लिए टीम का नेतृत्व कर रहा है। टीम मत छोड़ो, एल्डर भाटी ने सभी को एक साथ इकट्ठा करने के बाद बेहद गंभीर भाव से कहा। 100 लोगों में से 50 लोगों की टीम थी। प्रत्येक टीम में एक वाइस पैलेस मास्टर था जो आगे बढ़ रहा था। 2 वाइस पैलेस मास्टर्स ताकत में लगभग बराबर थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन सुरक्षित होगा। अर्जुन देव और जयेश को एक ही टीम में बांटा गया था। चूंकि वे दोनों मजबूत थे, इसलिए वाइस पैलेस मास्टर्स ने किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनके लिए सबसे पीछे रहने की व्यवस्था की। मैं वास्तव में नहीं बता सका। यह आपका पहली बार तारों वाले आकाश में प्रवेश कर रहा है, फिर भी आप बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। रास्ते में दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। जयेश ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। अर्जुन देव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये उसका स्वभाव था। वह आसानी से किसी भी वातावरण के अनुकूल हो सकता था। इसके अलावा भले ही वह घबराया हुआ हो, वो इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा। विषय बदलते हुए अर्जुन देव ने पूछा, सूक्ष्म जानवर कितने मजबूत होते हैं? अपनी ताकत से क्या आप उन्हें अकेले मार सकते हैं? जयेश ने गंभीर भाव प्रकट करते हुए कहा, सूक्ष्म जानवर कई प्रकार के होते हैं। वे मोटे तौर पर रैंक 1 से रैंक 6 तक रैंक में विभाजित हैं। एक रैंक 1 सूक्ष्म जानवर एक आधे ऋषि जितना मजबूत होता है।